न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक है ना। सीवी नाट क्या होता है, ये जब हमें कोई भी टेस्ट कराना होता है कंफर्मेशन के लिए, ये सीधा हमारे आरएनए से डिटेक्ट होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये सीधा आरएनए से डिटेक्ट होता है। सीवी नाट जो होता है उसमें स्पुटम लिया जाता है, जो हमारा जो स्पुटम सैंपल होता है वो लिया जाता है इसमें, और जो हमारा डीएनए होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है डीएनए से। और फिर जो डीएनए हमारी या आरएनए डॉक्टर अंशुल? डीएनए आरएनए नहीं, डीएनए। ओके। ठीक। इसमें जो हम सीवी नाट में क्या होता है, कुछ मेडिसिन होती है हमारी जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस होती है, जैसे रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन इसमें रेजिस्टेंस पाई जाएगी इसमें ना। ठीक है, बस इसमें यही है सीवी नाट में कि हम एक सैंपल लेंगे स्पुटम का, और उसको एक मशीन में लगाएंगे, उसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि ग्रोथ करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया वो ग्रोथ करेगा। और प्लस उसमें जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है रिफाम्पिसिन, वो क्या करेगी, उसमें रेजिस्टेंस होगी, उसका एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स रेजिस्टेंस होगी। इसमें क्या होता है, 24 टू 48 आवर्स में इसका रिजल्ट आता है, यानी कि 24 से 48 घंटे में इसका रिजल्ट आता है रिपोर्ट का। वो भी इसलिए आता है क्योंकि जो सीवी नाट की जो रिपोर्ट है उसमें काफी सारे सैंपल एक साथ लगते हैं। और अभी एक और मशीन आ गई है जो न्यू टेक्नोलॉजी है, वो विद इन 15 मिनट यानी 15 मिनट में सीवी नाट की रिपोर्ट हमको दे देगी। इतनी फास्ट मशीन आ चुकी है कि जिस रिपोर्ट के लिए हमें 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन का वेट करना पड़ता था सीवी नाट की रिपोर्ट के लिए, अब वो सिर्फ हमें 15 मिनट में मिल जाएगी। ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कॉस्टली होती है, 3000 से 5000 की, 3000 से 5000 के बीच की होती है। तो बस यही था सीवी नाट में ना। और हम अपना जल्दी से अब अस्थमा कवर करेंगे आज हम। अस्थमा के कुछ नोट्स मैंने बना लिए हैं और कुछ रह गए हैं। अब आप टॉपिक लिखिए अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, BRONCHIAL, ब्रोंकियल अस्थमा, ASTHMA। अब आप इसमें समझिए, जो हमारा ब्रोंकस है यानी कि जो हमारा एयरवे है, हमारा ब्रोंकस हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियल्स हो गए, वहां पे जब जब इन्फ्लेमेशन होगी, जब जब जो हमारा जो ब्रोंकियल है, जो ट्रैकिया है वो नैरो होगा यानी कि छोटा होगा, तब तब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। या फिर हमारी एल्वुलाई इन्फ्लेमेशन होगा, तब तब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अस्थमा क्या है, हमारा एयर ऑब्स्ट्रक्शन डिसीज है। इसमें जो हमारी जो एयर है वो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुक रुक कर सांस आना, घुट घुट कर सांस आना, सांस ज्यादा जोर से खींचना, थोड़ी दूर चलने पे हाँफ जाना। तो हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन, bronchial asthma is bronchial asthma is characterized bronchial asthma is characterized by episodic air flow obstruction, characterized by episodic air flow obstruction। जो मैंने बताया, जो हमारा जो एयरवे है, एयर फ्लो, वो क्या है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना ही अस्थमा है। हमारा जो ब्रोंकस है उस पर इन्फ्लेमेशन होना ही अस्थमा है। फिर इसके बाद लिखे हैं विच एट लिस्ट, विच एट लिस्ट, LEST वाला लिस्ट, इनिशियली इज फुल्ली रिवर्सिबल। फिर उसके बाद है क्लिनिकली अस्थमा प्रेजेंट, क्लिनिकली अस्थमा प्रेजेंट
एज क्लिनिकल अस्थमा प्रेजेंट एज clinical asthma present as proximus PR PARO XY SMS as dyspnoid as कोमा करके लिखे हैं wheezing and cough wheezing and cough क्या होगा इसमें छाती से गड़गड़ाहट की आवाज आएगी कफ होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं डिस्पीनिया यानी कि जो सांस का कम आना खींच खींच कर सांस लेना ये क्या है हमारा अस्थमा ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन अब हम इसकी कॉज लिखेंगे कि इसकी कॉज क्या है कारण etiology सबसे पहले लिखें इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर यानी ठंडी हवाओं का ज्यादातर ठंडी हवाओं में रहना ठीक है ना बर्फीले एरिया में रहना ठीक है फिर लिखें पोल्यूशन फिर लिखें हाउस डस्ट फिर इसमें लिखें एलर्जी एलर्जिक एलर्जिक जो कि इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है एलर्जिक अब वो एलर्जी आपने देखा होगा किसी किसी पेशेंट को अगर घर में कोई पेंट हुआ तो उससे एलर्जी हो जाती है कोई खाने की चीज से एलर्जी हो जाती है कुछ लगाने की चीज से एलर्जी हो जाती है कोई ठंडा गर्म पी लिया तो उससे एलर्जी हो जाए गला बैठ जाता है ठीक है फिर इसमें लिखो वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें उसका कोई इन्फेक्शन फिर लिखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर्यावरण की जो धूल है प्रदूषण है एनवायरमेंटल पोल्यूशन फिर लिखो स्मोकिंग 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 फिर लिखो परफ्यूम जो परफ्यूम लगाते हैं उससे भी एलर्जी सेंट जो परफ्यूम लगाते हैं ईथर लगाते हैं सेंट लगाते हैं और बहुत से पेशेंट को पेट्रोल की स्मेल से भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है जो पेट्रोल की जो स्मेल होती है उससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है स्पेशली फीमेल्स में फिर इसमें लिखो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इनबैलेंस जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या है इनबैलेंस होने पर भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है ठीक है ये तो हमारे कारण हो गए कि किस किस कारण से अस्थमा होगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी ठीक है
अब लिखिए कि पेशेंट में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। जो अस्थमा का जो पेशेंट होगा, अगर कोई आपके पास पेशेंट चल के आ रहा है अस्थमा का, तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि पेशेंट अस्थमा का है। लिखो क्लिनिकल फीचर्स। इसमें फर्स्ट आप लिखो इंटरमिटेंट, INTERMITENT। इंटरमिटेंट इसका मतलब होता है कि रुक रुक कर सांस लेना। रुक रुक कर सांस लेना। फिर लिखो रिवर्सिबल अटैक ऑफ डिस्पीनिया। रिवर्सिबल अटैक, REVERSIBLE, रिवर्सिबल अटैक ऑफ डिस्पीनिया, DYSPNOEA। सर एक बार और बोलिए ना। DYSPNOEA, डिस्पीनिया। तो इसमें नेक्स्ट लिखूं वीजिंग, WZEEZING, वीजिंग। वीजिंग का मतलब है कि छाती से गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। फिर लिखूं कफ, कफ। फिर लिखूंगा हैवीनेस इन द चेस्ट, छाती में भारीपन। हैवीनेस इन द चेस्ट। छाती में भारीपन। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, REST, रेस्ट, LESS, लेस, NESS, नेस। सांस का कम आना, रेस्टलेसनेस। ठीक है, ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जो जो पेशेंट में दिखाई देंगे। पेशेंट जब आपके पास आएगा तो रुक रुक के बोलेगा, सांस खींच खींच के बोलेगा, छाती से उसकी सह सह की आवाज आएगी, उसको कफ होगा, बीटिंग साउंड होगा, छाती में भारीपन होगा, कुछ भी खाएगा, ठंडी चीजें खा लेगा तभी और ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले लिखो एक्सरे चेस्ट। इन्वेस्टिगेशन में आप सबसे पहले क्या कराओगे, उसका एक्सरे चेस्ट कराओगे। फिर कराएंगे स्पुटम एग्जामिनेशन, स्पुटम एग्जामिनेशन। फिर कराएंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। फिर कराएंगे ब्लड एग्जामिनेशन, CBC, CBC। ठीक है, एक्सरे हो गया हमारा, स्पुटम एग्जामिनेशन हो गया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं 5 to 10 मिनट। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ओम।